नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है लंग्स अब्सेस। लंग्स अब्सेस का मतलब है, लंग्स मतलब फेफड़ा, अब्सेस मतलब मवाद, यानी कि फेफड़े में मवाद बन जाना ही लंग्स अब्सेस कहलाता है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं कि लंग्स अब्सेस क्या है। लंग्स अब्सेस क्या होता है? तो लंग्स अब्सेस जानना जरूरी है कि लंग्स अब्सेस क्या। तो हमारी जो फेफड़े होती है, जो लंग्स होती है, लंग्स के पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। लंग्स के पैरेन्काइमा सेल्स में जो इसी प्रकार का फ्लूइड या पस का कलेक्शन हो जाता है, उसे ही लंग्स अब्सेस बोलते हैं। लंग्स अब्सेस मीनिंग वहाँ की जो एरिया होती है वो नेक्रोटिक हो जाती है, सड़न हो जाती है, सड़ने से वहाँ पस बनने लग जाता है, और पस बनने के कारण ही उसको वहाँ पे सूजन आने लग जाती है और वहाँ पे पस पड़ने लग जाता है, उसे ही लंग्स अब्सेस बोलते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण लंग्स अब्सेस हो सकता है? उसमें सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि अगर हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाते समय या सांस लेते समय जो एस्पिरेशन, खाने की जो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स है, नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरिंजियल, नाक से या मुंह से वो जो पार्टिकल्स है वो फेफड़े में चले जाए। फेफड़े में चले जाने के कारण ये धीरे धीरे वहाँ पे कफ डेवलप करता है, रिफ्लेक्स होता है, और वो धीरे धीरे वहाँ पे इन्फेक्शन काज करती है और वो पस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के साथ जो फूड एस्पिरेशन हो जाता है, जिसको मतलब खाना खाते समय नक्सोटा जो चढ़ जाती है, उसके कारण हो सकता है। एनेस्थीसिया, कोई पेशेंट को बेहोशी है, उस कंडीशन में अगर सांस लेता है, उस कंडीशन में भी ये फेफड़े में ये नेजोफेरेंसी है पार्टिकल्स जा सकते हैं। जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने वाले को नशा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को आपके वो हो जाता है, आपके फेफड़े में ये पार्टिकल चले जाते हैं, जिसके कारण आपको लंग्स अब्सेस की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोमा है, पेशेंट कोमा में कोमा में जा चुका है, यानी कि बेहोशी में जा चुका है, और वो सांस ले रहा है, सांस लेते समय ऐसे पार्टिकल्स फेफड़े में चला जाए, जिसके कारण भी पेशेंट को अपने को लंग्स अब्सेस होने की संभावना बन जाती है। और उन लोगों को भी पेशेंट को अब्सेस की संभावना बन जाती है जिसको फूड पाइप की डिजीज होती है, जिसे कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, मतलब आहार नाल में कैंसर हो जाने से भी आपका जो पार्टिकल्स है, खाना जो डालते हैं, वो फेफड़े में, आहार नाल में न जाके फेफड़े में चला जाता है, जिस कारण आपको लंग्स अब्सेस की संभावना बन जाती है। आपको अगर हाइटस हार्निया है, पेशेंट को हार्निया भी एक फूड पाइप के हार्निया होता है, जिसे इसोफेगस वाले हार्निया बोलते हैं, उसमें अगर हार्निया है तो खाना वापस आके फेफड़े में जा सकते हैं, उसके कारण भी आपको यानी पेशेंट को अब्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़े में मवाद बन सकता है। कोई एसिड पैप्टिक डिजीज है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसे एसिड पैप्टिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर ये पेशेंट को लगातार बना है तो खाना वापस आता है और गले के माध्यम से ऊपर ना निकल के फेफड़े में चला जाता है, उस कंडीशन में भी आपको फूड एस्पिरेशन लंग्स अब्सेस हो जाता है। उस कंडीशन है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ इन्फेक्शन में जैसे साइनसाइटिस होती है, दांत की प्रॉब्लम होती है जो इन्फेक्शन हो गया है, गम की प्रॉब्लम हो गई है, जिन्हें फेफड़ा यानी कि गम मतलब मसूड़ों में सूजन आ जाए, इसके कारण इन्फेक्शन हो गया, पेरिडोन्टल इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में यानी कि पेशेंट के दांत में, मुंह में, गम में, मसूड़ों में, इन इन्फेक्शन होने से भी पेशेंट को ये इन्फेक्शन फेफड़े में जा सकता है थ्रोट के थ्रू, और पेशेंट को लंग्स अब्सेस का कारण बन सकता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो फेफड़े की जो टीबी होती है, उसका मेन कारण होता है पेशेंट को कि उसको लंग्स अब्सेस की प्रॉब्लम आ जाए। ये सारी चीज़ें पेशेंट को देखना होता है। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, जो पेशेंट को प्राइमरी निमोनिया, सेकेंडरी निमोनिया के बाद भी जो ठीक नहीं होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने के कारण जो ठीक नहीं होता, उसे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया बोलते हैं। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया के कारण पेशेंट को अनट्रीटेड पेशेंट को, जो पेशेंट अगर लगातार ट्रीटमेंट नहीं लिया है और उसको प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे लंग्स अब्सेस की संभावना बढ़ जाती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उन पेशेंट को भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रोंकिला ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रोंकस में कोई रुकावट पैदा हो गई, इस कारण भी पेशेंट को लंग्स अब्सेस की प्रॉब्लम आ सकती है। कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, फेफड़े में कैविटरी फॉर्मेशन मैलिग्नेंसी है, कैंसर हो गया है, अमेबिक लीवर एब्सेस है, लीवर में अमेबिक एब्सेस, जो अमेबिक इन्फेक्शन होता है लीवर में, वो उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, अमेबिक लीवर एब्सेस हो गया है, तो उसे वो इन्फेक्शन काज करके आप लंग्स में पहुंच सकता है, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। रप्चर्ड हो जाए वो और पस ड्रेन होके आपके लंग्स पैरेन्काइमा सेल्स तक पहुंच जाए, उस कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ जाती है।
क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, लक्षण की दिखाई देते हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो उस पेशेंट को सडन ऑनसेट फीवर, तेज बुखार आने लग जाता है, चक्कर आने लग जाती है, ठंड लग के बुखार आती है, चेस्ट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सूखी खांसी आती है, कुछ दिनों बाद बलगम निकलने लग जाता है, पेशेंट को क्रेपिटेशन साउंड सुनाई देता है, साए साए की आवाज़ आती है गले से। कुछ पेशेंट्स में ये लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है, शुरुआत में वजन कम होने लग जाता है, भूख कम हो जाती है, पसीना आता है, भूख नहीं लगती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट के छाती में अजीब बेचैनी महसूस होती है। ये सारे लक्षण पेशेंट को दिखाई देते हैं। एग्जामिनेशन अपन करते हैं तो पेशेंट के कुछ लक्षण है जो डॉक्टर देख के भी पहचान सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या क्या दिखाई दे सकती है। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि खून की कमी हो सकती है, पेशेंट के हाथ की उंगलियां जो होती हैं एलॉइस हो सकती हैं, फिंगर क्लबिंग हो सकती है, मतलब जो नेल है, नेल का जो साइज है वो स्पून शेप हो सकता है, क्लबिंग फिंगर्स बोलते हैं जिसे अपन। और आपका नेजो ओरोनेजल सेप्सिस होता है, नाक में और मुंह में कोई इन्फेक्शन से वहाँ पे पस बन सकता है। ये सारा चीज़ दिखाई दे सकता है आपके पेशेंट को। कुछ फ्रैंक साइंस दिखा सकते हैं जैसे कि आपको चेस्ट में सुनने पे ऐसा लगता है कुछ फ्लूट के कलेक्शन हुआ है, जो फ्रैंक पार्कशन बोलते हैं। और जो वोमिटस करता है, जो साउंड निकालता है, बहुत घड़ की आवाज़ के साउंड निकलता है पेशेंट के ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं लंग सेप्सिस के पेशेंट में। अगर ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट को तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए जिससे आपको ये बीमारी बढ़ने से प्रॉब्लम को रोकी जा सके। कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपको एनीमिया होता है, खून की कमी दिखाई देती है, ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या हमेशा बढ़ी हुई रहती है। इसमें ESR वैल्यू, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बढ़ी रहती है, ESR वैल्यू हमेशा बढ़ी रहती है। स्पुटम स्टडीज़ जो स्पुटम कल्चर उसमें करते हैं, ग्राम स्टेन जेलेंसन टेक्निक जो उसमें एसिड वेस्टलाइज जो होती है वो पॉजिटिव पाया जाता है। चेस्ट सोनो रेडियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं जिससे वो कंसोलिडेशन या कलेक्शन या इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं, सीटी स्कैन, थॉरेस्ट करवाते हैं जिससे पेशेंट का अब्सेस का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, कितने मात्रा में फॉर्मेट हुआ और कहाँ तक उसका स्प्रेडिंग हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। अगर ये इसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो उसमें कुछ दुष्प्रभाव दिखाई देते, कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो कॉम्प्लिकेशन कैसे है, जैसे सांस में आपको खांसते समय खून आने लग जाता है, आपको फेफड़े में पानी भर जाता है, फ्यूजन भर जाता है, फेफड़े के साथ पानी भी भर जाता है, हवा भी भर जाता है, फेफड़े में हवा पानी दोनों भर जाता है, कुछ ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, वाटर का कलेक्शन हो जाता है, मेटास्टैटिक सेरेब्रल एब्सेस हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ब्रेन में पहुंच के सेरेब्रम में भी ब्रेन में भी एब्सेस बन जाता है और कुछ फंगल इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमको दिखाई देती हैं आपके लंग्स एब्सेस के ट्रीटमेंट में अगर लापरवाही की गई है तो। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्लूरल ड्रेनेज करना पड़ेगा, जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना मात्रा में उसका फ्लूइड है, अगर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा है उसको प्रॉपर तरीके से अपने को ड्रेनेज करना पड़ेगा। ड्रेनेज मतलब निकालना पड़ेगा ड्रेन के थ्रोट से नीडल डाल के, एस्पिरेशन करना पड़ेगा, उससे जो फ्लूइड कलेक्शन है उस फ्लूइड कलेक्शन को निकालना पड़ेगा अपने को। एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक थेरेपी में थर्ड जनरेशन मेडिसिन है आपका, थर्ड जनरेशन मेडिसिन सेफ्ट्रिएक्सोन, सल्वेक्टम, टाजोवेक्टम आपका और आपका सिपोपैराजोन, सेप्टिसिमिन, इस टाइप की थर्ड जनरेशन मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी पेशेंट को क्योर करने के लिए। कुछ मैक्रोलाइड्स भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, एजिथ्रोमाइसिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इस टाइप की ड्रग्स आपको यूज़ करना होगा पेशेंट को ठीक करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी यूज़ करनी पड़ेगी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में आपका मेट्रोनिडाजोल, आपका टिनोडाजोल ड्रग्स, ये आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पेशेंट के सीवियरिटी या फिर इन्फेक्शन की को डिपेंड को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पेशेंट को। और कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम को फीवर को सबसाइड करने के लिए PCM फार्मूला देना पड़ेगा। कुछ और लक्षण, जो भी लक्षण आपको पेशेंट को दिखाई देते हैं, पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो पेशेंट को सिम्टम्स के अनुसार पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके उसको ठीक किया जा सकता है।
एस्पिरेशन में अगर फ्लूइड जो प्लस का एग्जाम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं लंग से एब्सेस से, उस एब्सेस का एग्जामिनेशन कराया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें देखा जाता है उसमें किस प्रकार का सेल्स है, नॉर्मल सेल है, रेडिएटिव सेल है। स्पेसिफिक सेल्स का एंटीबायोटिक थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया को वहाँ पे कोई डेवलप हो जाती है, ट्यूबरकुलर हो जाते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स थेरेपी चालू की जाती है, जिससे पेशेंट की तबीयत में इम्प्रूवमेंट हो सके और बीमारी से बच सके। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और उसको लगातार ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और 4 to 6 वीक का ये थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होता है, जैसे प्रॉपर तरीके से लिया जाए। अगर टीबी हो गया पेशेंट को तो उसे 6 to 8 मंथ की एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ड्रग्स लेनी पड़ेगी, जिससे पेशेंट को प्रॉपर तरीके से इस बीमारी से निजात मिल सके। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे पेज को फॉलो करिए, जिससे आपको जानकारी मिलने में हेल्प मिले और दूसरों को जानकारी देने में आप दूसरों की मदद कर पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।